मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। लोगों तक जानकारी पहुंचाने में मीडिया अहम भूमिका निभाती है, पर एलएसी पर जब देश मुश्किल में है, इंडियन मीडिया बॉलीवुड हीरोइन के पीछे भाग रही है। इन व्यापारी और कुछ दलालों ने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि गांव देहात से निकले भारतीय जवान इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसकी वजह यह है कि वे सामान्य परिवारों के बेटे हैं, जबकि यह रसूखदार लोग हैं जिनसे मीडिया संस्थान अपने चैनल्स की टीआरपी बढ़ा सकते हैं, और टीआरपी बढ़ भी रही है। पिछले 3 महीने से इन बकलोल लोगों ने जनता के कान पकाकर सिर दर्द कर दिया है। इनकी हरकत इतनी उठपटांग है कि सभी न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर इस रहस्य को सबसे पहले बताने के दावे कर रहे हैं कि कब हीरोइन संडास में गई और कब उसने पानी पिया है। यानी पत्रकारिता का स्तर कितना गिर चुका है, यह भारत की मीडिया में देखा जा सकता है। जो लोग नियमित रूप से न्यूज चैनल देखते हैं, अब उन्होंने इससे किनारा करना शुरू कर दिया है। लोग एलएसी और एलओसी पर तनाव के बारे में जानना चाहते हैं, मगर यह मीडिया दीपिका के चेहरे का तनाव दिखा रहा है। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू ले रहे हैं, मगर सीमा पर मौजूद जवानों से उनका हाल पूछने के लिए इस बकलोल मीडिया के पास वक्त नहीं है। बड़ी बात यह है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। यह लोग तो भांड बने हुए घूम ही रहे हैं, सरकार भी इस तमाशे का हिस्सा बन गई है। यानी भारत का मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी और सवाल पूछने का अधिकार का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे चाटुकार लोगों को किसी की निजी जिंदगी में दखल देने पर एक्शन की जरूरत है, क्योंकि यह ऐसी हरकतें करके सच्चाई सामने नहीं लाते, बल्कि अपना व्यापार बढ़ाते हैं। यूं भी मीडिया संस्थानों को किसी सच झूठ से कोई मतलब नहीं है। जिया खान मर्डर केस को आज 8 साल से ऊपर हो चुके हैं, तब भी मीडिया ने यह नोटंकी की थी, मगर आज भी यह केस हल नहीं हो पाया है। हीरोइन श्रीदेवी की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी, खूब हो हल्ला मचा, मगर यही मीडिया बाद में उसके जनाजे में शामिल हो गई। मशहूर अदाकारा दिव्या भारती की असामान्य मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 6 अगस्त को टीवी एक्टर समीर का पंखे से लटका शव मिला था, मगर बहरूपिया मीडिया ने एक कैप्शन में मामला रफा दफा कर दिया। 9 जून को दिशा सालियान की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई थी, मगर मीडिया उस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। वैसे भी बॉलीवुड के रसूखदार लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। यहाँ हर कोई सुनील दत्त नहीं है। यह लोग ऐसे ही खुला घूमेंगे। इस देश में आज भी 3 कानून काम करते हैं। एक निम्न वर्ग के लिए है, दूसरा धनाढ्य लोगों का कानून है, और तीसरा कानून नेताओं के लिए बना हुआ है। अगर इन रसूखदार लोगों की बजाय निम्न वर्ग के आरोपी होते तो उनसे इस तरह पूछताछ नहीं होती, बल्कि लात घूसों से कभी का सच उगलवा लिया गया होता। नेता होते तो उन्हें दफ्तर में बुलाने की बजाय उनके घर या दफ्तर में मिलने का समय मांगा जाता। यह इस देश का सिस्टम है जो दागदार होने के साथ बदबूदार भी है। इस देश का यही सिस्टम ही नक्सलवाद और देश विरोधी ताकतों को मजबूत करता है। यह तत्व इन्हीं मुद्दों का आधार बनाकर निम्न वर्ग को देश के खिलाफ करते हैं, व्यवस्था की सच्चाई बताकर उनमें आक्रोश भरते हैं। रही सही कसर देश का मीडिया तंत्र इसकी पूर्ति कर देता है। इन न्यूज चैनल के क्या उद्देश्य हैं, ये किस परिपाटी का अनुसरण करते हैं, इसकी इन्हें खुद ही जानकारी नहीं है। जो मिला उसे ही जनता को परोसने की होड़ लग जाती है। उससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। यह शाहीनबाग की 24 घंटे कवरेज करते हैं, मगर दिल्ली में 4 मुसलमान एक हिंदू लड़के को चोर बताकर पेट से बांधकर उसे मार डालते हैं। उसकी एक खबर भी यह मीडिया दुनिया को नहीं दिखाता। एक अखलाक को यह रातों रात हीरो बना देते हैं। मैं 14 साल की उम्र में पत्रकारिता में आया था और इसी उम्र में अपना खुद का अखबार भी छापा था। साल 2003 तक लगभग 15 साल इस क्षेत्र में काम किया है। देश के सभी पत्रिकाओं में मैंने एक स्वतंत्र लेखक के रूप में लिखा है। फिल्में लिखी, टीवी सीरियल की कहानी लिखी और फिल्मों के गीत भी लिखे हैं, मगर कभी भी अपने लक्ष्य से दिग्भ्रमित नहीं हुआ। भूखे मरने की नौबत आई तो इस लाइन से ही राम राम कर ली। आज पत्रकारिता का स्तर किस कदर गिर चुका है, देश खुली आंखों से देख रहा है। बड़ी बात यह है कि यही फिल्म इंडस्ट्री उड़ता पंजाब जैसी मूवी बनाती है और वही अंदर खाने सड़ता बॉलीवुड की आधारशिला भी तैयार करते हैं। यानी इस देश में कोई भी दाग रहित नहीं है। इस देश का सिस्टम सड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसे सड़ाया जा रहा है। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, सभी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस सिस्टम को अपने हिसाब से तैयार कर लिया है। जीना दूभर तो उस गरीब मजदूर का हो रहा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए इसी सिस्टम को अपना भाग्य मान लेता है। मुझ जैसे लोग जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, उनके खून पसीने की कमाई से यही सिस्टम अपने बड़े बड़े महल खड़े कर लेता है, और हम जैसे टैक्स पेयर क्लोज डेट की चिंता में पसीने पसीने हुए जाते हैं। वैसे भी इन सिस्टम खोरों ने देशभक्ति का ठेका हमारे ऊपर ही डाल दिया है।
इन्हें पता है कि सीमा पर खड़े जवान हमारे बीच से निकल कर गए हैं, इसलिए हमारे द्वारा उनकी चिंता करना स्वाभाविक बात है। मीडिया तो इस देशभक्ति में भी अपने लिए बिजनेस तलाश कर लेती है। अगर यह मीडिया एलएसी छोड़कर बॉलीवुड की तरफ भागी है तो उसमें इनके व्यापारिक हित जुड़े हैं। इन्हें लगता है कि सीमा पर खड़े गांव के जवानों से ज्यादा फैंस इन हीरो हीरोइन के हैं। ऐसे में उनकी संडास कथा को लोग ज्यादा चाव से देखेंगे, जो कि इंडियन मीडिया नमक मिर्च लगाकर दिखा भी रही है। चीन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कल एक बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि चीनी सेना भारत के मुकाबले बेहद कमजोर है। चीनी हथियार भी भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि भारत ने चीन के मुकाबले एलएसी पर दुगनी सेना खड़ी कर दी है और भारत किसी भी वक्त चीन में हमला करके 100 किलोमीटर तक भीतर घुस सकता है। इस चीनी लेफ्टिनेंट जनरल का नाम वांग होंगू आंग है, जिसने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में अपनी यह बात कही है। मगर उसके इस खुलासे को भारतीय मीडिया ने कोई अहमियत नहीं दी। शायद इसलिए नहीं दी कि उनका पूरा फोकस दीपिका पादुकोण के होटल उर्स की कार पर था। उसकी तस्वीर दिखाने की जद्दोजहद ऐसे मची थी मानो जिस दीपिका को रोज टीवी पर देखते हैं वह एक ही रात में बूढ़ी हो गई हो। भला यह मौका इंडियन मीडिया कैसे हाथों से जाने देती। 15-16 जून की रात में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। फिर 29-30 अगस्त की रात में एसएफएफ का एक जवान और शहीद हो गया, मगर उसके शौर्य की चर्चा 2 दिन से आगे नहीं बढ़ पाई। देश के लोगों को इन्होंने फुअड़ खबरों और बेसिर पैर की खबरों का आदी बना दिया है। इसके लिए बाकायदा प्राइम टाइम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जूते चप्पलें और जमकर गाली गलौज होती है। अगर पश्चिमी देशों के न्यूज चैनल देखें तो वहां भी इंसानी डिबेट करते हैं, मगर जो फुअड़ता इंडियन न्यूज चैनल परोस रहे हैं और शांति प्रिय जनता के कान पका रहे हैं, ऐसा पश्चिम मीडिया में देखने को नहीं मिलता है। बड़ी बात यह है कि यह 100 साल दर साल बढ़ता जा रहा है। देश की जनता पर इसका क्या असर पड़ता है, इससे इन न्यूज चैनल को कोई मतलब नहीं है। असली जंग टीआरपी को लेकर है, उसमें कोई भी पिछड़ना नहीं चाहता है, फिर चाहे सनसनीखेज बनाने के लिए कुछ भी क्यों ना परोसना पड़े। यह सिस्टम परिवर्तित हो पाएगा, अब इसकी उम्मीद बेमानी है, क्योंकि इन सभी मीडिया संस्थानों पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का कब्जा है। कब्जा नहीं भी है तो इन राजनेताओं का भरपूर संरक्षण प्राप्त है। यानी देश के नेताओं ने अगर अपने लिए अलग सिस्टम बना लिया है तो मीडिया संस्थान भी अपना सिस्टम तैयार कर चुके हैं। इस सिस्टम में उन्हीं लोगों को जगह मिलती है जिससे न्यूज चैनल को कोई ना कोई लाभ होता है, वरना सुशांत जैसे ना मालूम कितने युवा भीड़ में ऐसे ही गुम हो जाते हैं। यह सिस्टम वर्गीकरण के आधार पर व्यवस्थाकरण को स्वीकार करता है। इसलिए कभी कभी सवाल उठता है कि यही मीडिया क्या बॉलीवुड को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है या फिर केवल अपनी टीआरपी की जद्दोजहद से जूझ रहा है, क्योंकि कानपुर वाले विकास दुबे को एनकाउंटर से बचाने में इसी मीडिया ने यही भूमिका साबित की थी। अगर इन्हें बैरिकेड डालकर रोका नहीं जाता तो विकास दुबे आज भी जिंदा होता, पर इस बार प्रशासन ने मीडिया के लिए कोई बैरिकेड नहीं लगाया है। सीमा पर जरूर बैरिकेड लगे हैं, वरना ये देश के जवानों के जूते की फीते की लंबाई भी सार्वजनिक कर चुके होते। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।